ये इंटरेक्शन है, ये हमारा इंटरेक्शन काफी दिनों बाद हो रहा है और ये करंट अफेयर्स के हवाले से है कि जो करंट अफेयर CSS 2024 है, उसके हवाले से हम आपसे कुछ बात करें। आप मेरा नाम जानते हैं, वकास इकबाल। मैं हूँ आपका मेंटर फॉर पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स, और मेरा सेशन हर महीने स्टार्ट होता है। और अपने क्या कहते हैं, इवेल्युएशन के लिए भी मैं अवेलेबल हूँ हर लिहाज से। जो लोग मुझसे डायरेक्ट रब्ता करना चाहते हैं वो मेरे फेसबुक पे जाके मैसेंजर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये नंबर अभी चैट में मैसेजेस आएंगे, अगर सेशन की फर्दर मालूमात लेनी है तो उससे आपको मिल जाएगी। आप लोगों को मालूम है कि मैं हमेशा इंटरेक्ट करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ कि उनकी क्यूरीज जो हैं ज्यादा से ज्यादा मेरे सामने आ सकें। तो मैं आप लोगों को मौका देता हूं हमेशा बात करने का, कि आप बात करें और अ, जो भी आप पूछते हैं जरूर पूछें। तो इसमें ऐसा है कि करंट अफेयर्स बहरहाल एक ट्रिकी पेपर इसलिए होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पहले अखबार वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं बनाया होता, उनकी करंट अफेयर्स में कोई खास दिलचस्पी नहीं होती, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, राइट। तो इसलिए वो परेशान रहते हैं। ठीक है, आपको CSS के अंदर इस कंपलसरी पेपर में, जो कि 100 मार्क्स का है, 20 MCQs होते हैं और 80 मार्क्स सब्जेक्टिव पार्ट के होते हैं। और सब्जेक्टिव पार्ट में जो ज्यादा मुश्किल स्टूडेंट को आती है वो इस चीज की आती है कि उन्हें ये नहीं समझ आ रहा होता कि अपना क्या कहते हैं, उन्हें ये नहीं समझ आ रहा होता स्टूडेंट्स को कि वो किस तरीके से इस चीज को देखें कि एनालिसिस उनका बेहतर हो सके। एनालिसिस एक ऐसी चीज है जो कि टेक्निकल है और इसको प्रैक्टिकली लर्न किया जा सकता है। और एनालिसिस मतलब आप खुद से एज सच नहीं कर पाएंगे जब तक आपको कोई सुनेगा नहीं, आपका लिखा हुआ कोई देखेगा नहीं, आपको कोई बताएगा नहीं कि आप क्या लिख रहे हैं। अक्सर स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि वो फैक्ट्स को नरेट कर आते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, और उन्हें लगता है कि जो सवाल उनसे पूछा गया है, जिसमें एनालिसिस उनसे मांगा गया है, वो उन्हें उन्होंने दे दिया है, और फिर उन्होंने क्वेश्चन की लेंथ भी ठीक रखी होती है। बट मसला ये है कि वो फैक्ट्स की नरेशन होती है, वो एनालिसिस नहीं होता। तो अब एनालिसिस की पहचान करना, फिर एनालिसिस के डिफरेंट लेवल्स को समझना और उसके अकॉर्डिंगली जो है इस मामले को समझना, ये चीज जो है बड़ा जरूरी है। और मैं इसमें ये चाहूंगा कि आप लोगों की जो भी क्यूरी है आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। मीटिंग में उसका तरीका ये है कि आप यूं हैंड रेज करेंगे और अपना क्या कहते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, तो फिर मैं इस तरीके से आपके सवाल का जवाब दे सकूंगा। तो प्लीज रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू गाइस। करंट अफेयर से रिलेटेड, CSS 2024 के करंट अफेयर से रिलेटेड, वैसे करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी सवाल करें, आई एम हेयर टू आंसर। प्लीज रेज योर हैंड। चैट में इतने ज्यादा सवाल मैं बोलते हुए नहीं पढ़ सकता, क्योंकि किसी का रह जाता है, किसी का हो जाता है, तो बेहतर ये है कि आप हैंड रेज करें। अच्छा जी, मेरे पास सबसे पहले जो हैंड रेज हुआ है, एक ही है, समाविया रफीक। जी समाविया, अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि मैंने 25 के लिए अपीयर होना है। तो सर मुझे प्लीज़ थोरोली आप गाइड कर दें। मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, मैं जो है ना हार्ड फॉर्म में न्यूज़पेपर ले सकूं। तो मुझे अगर करंट अफेयर के लिए ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो मुझे किस तरह से कोई एप्स वगैरह बता दें, या ऑनलाइन किस तरह से मैं लेके चलूँ इस चीज़ को। बच्चे एक बात बताऊं, प्लीज डोंट माइंड। ठीक है, अगर सब चीजें ऐप से या ऑनलाइन सोर्सेज से ही पूरी होनी होती ना, तो फिर कोई भी टीचर्स के पास ना जाता। और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है कि जिस तरह इंग्लिश की
प्रेसी और ऐसे की ट्यूशन लोगों को लाजमी पढ़नी पड़ती है, चाहे आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो जाएं। इसी तरीके से करंट अफेयर्स की भी, और मोस्टली पाक अफेयर्स की इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये इन सब्जेक्ट्स ने आपकी बेस बनानी होती है। इस इन सब्जेक्ट्स ने आपको नॉलेज देना होता है, वो नॉलेज जो कि आपको सीएसएस के इन पेपर्स के अलावा भी काम आ रहा होता है। इन पेपर्स ने आपको एनालिसिस करना सिखाना होता है। तो मैं आपको बड़े आसानी से कह सकता हूँ, आप डॉन के 4 पेजेस पढ़ लिया करें, फ्रंट पेज बैक पेज, कॉलम्स वाला पेज, लेटर्स टू द एडिटर भी उसी में आ जाते हैं, और ये, लेकिन आप पढ़ेंगी 3-4 दफा पढ़ेंगी, उसके बाद आप सर पकड़ के बैठ जाएंगी। तो आपने 25 में देना है, 26 में देना है, या 24 में देना है, आपके लिए जो कि बिगिनर्स हैं, स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि आप सेशन ज्वाइन करें। उससे आपका फायदा ज्यादा है। रही बात न्यूज़पेपर की, तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़े बगैर करंट अफेयर्स में अच्छे नंबर लिए हैं, और ऐसे भी हैं जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ के भी अच्छे नंबर नहीं लिए। इसका इसमें कसूर न्यूज़पेपर का नहीं है, इसमें कसूर स्ट्रेटजी का है। पहली बात, स्ट्रेटजी हर इंसान के लिए होती, ये हर कैंडिडेट की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो मेरी आपको समाविया स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि डू ज्वाइन द सेशन। इट इज अ 1 मंथ सेशन, राइट, एंड 3 days अ वीक, क्लासेस अ वीक क्लासेस, इस तरीके से ये चलता है। तो बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, बट आपके लिए मेरी यही स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। ठीक है जी। सर मेरा अच्छा जी जी सर। सर, एक क्वेश्चन है जी कि अगर बोले बोले। सर ऑप्शनल में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और अगर मैं हम रखते हैं ऑप्शनल्स में, तो सर इनका कनेक्शन बनता है फिर ये कंपलसरी में जो पाकिस्तान और करंट अफेयर्स हैं, देखें मतलब कनेक्शन, ये कवर अप कर जाएंगे सिलेबस एक साथ? सुन ले मेरी बात सुन। कनेक्शन जरूर होते हैं, कनेक्शन को कहते हैं ओवरलैप बिटवीन टू सब्जेक्ट्स और मोर देन टू सब्जेक्ट्स। ठीक है। यस सर। आईआर का ओवरलैप मैं बताऊं तो 5 सब्जेक्ट्स पे जाएगा, लेकिन ओवरलैप का ये मतलब कतई नहीं होता कि आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं होगा, उसकी तैयारी ही नहीं करनी होगी। यहाँ पर ये बहुत मिसनोमर फैलाया गया है सीएसएस के सर्कल्स में, कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रखा है और पॉलिटिकल साइंस भी रखा हुआ है, तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 तो सेम ही है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आता है, इसलिए नहीं एक पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी, दूसरा बाय वन गेट वन फ्री। तो आपका क्या ख्याल है, एफपीएससी वाले बेवकूफ है जो उन्होंने अलग अलग पेपर रखे हुए हैं? उनको नहीं पता फिर इस तरह तो स्टूडेंट्स को ये कॉम्बिनेशन रखने से बहुत फायदा हो जाएगा। दोनों पेपर्स की अलग अलग तैयारी करनी पड़ती है, बट यस, थोड़ा सा सपोर्ट मिल भी जाती है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस के हवाले से मैं ये कहूंगा कि जो लोग ये समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रखेंगे और पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 की तैयारी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में काम आ जाएगी, इससे बड़ी बेवकूफी और कोई होती ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहरहाल एक लॉ का पेपर है, और लॉ में आपको आर्टिकल्स और सेक्शंस के रेफरेंसेस देने पड़ते हैं, जबकि ये आपके लिए जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में भी आप ऐसा ही करें। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम जी। हुजैफा, हुजैफा अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर। सर उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो सिंध में सर जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो सर उसमें पाकिस्तान एंड करंट अफेयर्स एक ही सब्जेक्ट होता है। तो सर जी, आप ही करंट अफेयर्स ही पढ़ाएंगे, क्योंकि फिर अलग अलग टीचर से मसला हो जाएगा। मेरे मेरे बच्चे ना सिर्फ सीसी दे चुके हैं बल्कि उसमें क्वालिफाई भी कर चुके हुए हैं। मेरी जो कोर्स की स्कीम मैंने डिजाइन की हुई है, जिसमें मैं पाक अफेयर और करंट अफेयर कंबाइन रखता हूं, लेकिन साथ ही साथ मैं स्टूडेंट्स का मजबूर नहीं करता कि दोनों पढ़ें। अगर किसी के पास मिसाल पैसे काम में है, किसी का इंटरेस्ट है, एक भी पढ़ सकता है और दोनों भी, लेकिन फायदा उसी को ज्यादा होता है जो दोनों पढ़े। और आपका जो सीसीई है उसमें तो आपको फायदा दोनों ही पढ़ने से होगा। ठीक है जी, ये बात है जी। हुजैफा, हुजैफा डन हो गया जी। राना अली, राना अली अनम्यूट। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जो आपने कोर्स में पढ़ाना है उसकी आउटलाइन आप बता देंगे, आप क्या बेटा टॉपिक्स ये पढ़ाएंगे?
बेटा मैं आपको जनरली बता सकता हूँ, स्पेसिफिकली नहीं बता सकता। स्पेसिफिकली क्यों नहीं बता सकता, उसकी एक वजह है। अब पाकिस्तान अफेयर्स जो है ना, वो तो जो सिलेबस है, सिलेबस वाले टॉपिक्स ही पढ़ाने होते हैं, बट सिलेबस वाली तरतीब सीक्वेंस से नहीं पढ़ाता मैं कैंडिडेट्स के जहनी मयार को और उनकी जहनी सतह को सामने रखते हुए उसको पहले थोड़ा सा प्री पार्टीशन और उसके बाद पोस्ट पार्टीशन यानी 47 से ऑनवर्ड्स सारी चीजों पे लाता हूँ। उसमें पॉलिटिकल साइड एक होती है जिसमें आपका पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री, डेमोक्रेसी के मामलात, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, नेशनल इंटीग्रेशन क्यों नहीं हो पा रही, पॉलिटिकल कल्चर, इलेक्टोरल रिफॉर्म, ये सब आ जाता है। दूसरा उसके हिस्से में आपके पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशन, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसीज और सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं वो आ जाता है। और तीसरा इसका हिस्सा बनता है चंद एक सोशल इश्यूज, और फिर करंट अफेयर जो है, करंट फिर में तीन लेयर बनती हैं। पहली लेयर होती है इंटरनेशनल टॉपिक्स की, दूसरी लेयर होती है रीजनल टॉपिक्स की। अब ये जो पैलेस्टाइन वाला मसला है ये इंटरनेशनल भी है और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनल भी है। इसी तरीके से फिर पाकिस्तान का अपना जो करंट अफेयर है, यानी पाकिस्तान के अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात कैसे हैं और इस वक्त कैसे चल रहे हैं और चैलेंजेस क्या हैं, ये सब चीजें भी आ जाती हैं। तो ये है रन डाउन जो मैंने आपको बताया है। जी जी राना, ये सर अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर जी राना, आपको अनम्यूट नहीं हुआ? जी सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही, क्लियर आ रही। अच्छा सर, मैंने आपसे ये पूछना था कि अगर हम आपका करंट अफेयर का सेक्शन लेते हैं तो हम्म। ये श्योर है कि जो सीएसएस के सारे इसमें करंट अफेयर का पेपर है ये इसमें इजीली सारा कुछ कवर हो जाएगा? बेटा अब तक तो होता आया है, लेकिन एक आध सवाल का सरप्राइज जरूर होता है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि सीएसएस सरप्राइज की गेम है। अगर मैं आपको ये कहूं कि सीएसएस एग्जाम में और सीएसएस के 12 पेपरों में सरप्राइज नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से मैं अपने साथ भी ज्यादती कर रहा हूँ और आपके साथ भी। बट ये है कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें से आपको सरप्राइज अगर उससे हटके भी आया तो वो सिर्फ 10 to 20% होगा, 80% वही होगा जो मैं पढ़ाऊंगा। जी जी राना साहब, आर यू देयर? जी सर, थैंक यू थैंक यू। ओके जी। इरशाद रोगानी, इरशाद, जी इरशाद। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम मेरा अस्सलाम। क्वेश्चन ये है कि मैं अभी फोर्थ सेमेस्टर में हूँ और इधर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस मेरा चल रहा है कि करंट अफेयर के लिए कौन सी मतलब स्ट्रेटेजी हम पहले से मतलब कुछ हैबिट्स वगैरह बनाए। बेटा फोर्थ सेमेस्टर में हो तो आपको फिर करंट अफेयर्स की इतनी जल्दी क्या पड़ी है? आपके हॉस्टल में अगर आप रहते हो तो उधर न्यूज़पेपर आता होगा, ठीक है? आप न्यूज़पेपर में फिलहाल सिर्फ आप वो जो कॉलम्स वाला पेज है उसमें से एक आध एडिटोरियल पढ़ लें, एक ही कोई कॉलम पढ़ लिया करें। फिलहाल इस स्टेज पे आपके लिए इतना ही काफी है। ओके सर, थैंक सलमान खान, सलमान खान अनम्यूट योरसेल्फ। सलमान खान क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं आप, मैं कह रहा हूँ अनम्यूट। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर की जो सेशन शुरू हो रहा है, तो मैं खुद CCS 2025 में दे रहा हूँ। तो इसके लिए जो हम्म। मतलब जो करंट अफेयर होते हैं या पाकिस्तान अफेयर होते हैं, इसमें इतना बर्डन हो जाता है कि फिर मिसमैनेजमेंट हो जाती है। तो ये जो इश्यूज की या जो मतलब इसमें डेटा है, तो उसको सर इसकी स्ट्रेटजी किस तरह बना ले कि उसकी जो है मिसमैनेजमेंट ना हो थ्रू आउट द बेटा ईयर जो। मिसमैनेजमेंट तब होती है जब आपको ये पता ही नहीं होता कि कौन सा इवेंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स या वर्ल्ड अफेयर्स में से इस एग्जाम में आपके काम का है और कौन सा नहीं। जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं
सीख लेते हैं ये चीजें, फिर खुदा करे आप 5 साल बाद एग्जाम में अपीयर हो रहे हो, लेकिन आपको बेसिक स्ट्रेटजी प्रैक्टिस करवा के सिखा दी जाती है। फिर आपसे डेटा मिसमैनेजमेंट इसलिए नहीं होती क्योंकि आपको पता होता है कि अल जजीरा की इंटरनेशनल न्यूज रूम से जो न्यूज आ रही है, उस न्यूज में से आपके काम की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी 2 न्यूज हैं और बाकी फारिग हैं। जी बच्चे। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, हसनैन काजमी। जी काजमी साहब। काजमी साहब, अनम्यूट योर अस्सलाम सेल्फ। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आगे चलें भाई। सर मैंने पूछना था कि जो मैगजीन्स हैं लाइक आईपीआरआई है और फॉरेन अफेयर्स मैगजीन है, इसके हवाले से आप क्या रेकमेंड करते हैं करंट अफेयर्स के? आईपीआरआई का क्या? आईपीआरआई कौन सा है, जरा बताइए। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट से। हाँ, इपरी, ठीक ठीक ठीक, गुड। अच्छे हैं, दोनों ही सोर्सेज अच्छे हैं। आपका आईपीआर है? नहीं सर, मेरा पॉलिटिकल साइंस का। तो फिर इतनी डेंस रीडिंग्स करने की क्या जरूरत है? फॉरेन अफेयर्स तो जिनका आईआर होता है उनको करने की ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि जो पेपर 2 आईआर में आता है वो चीज अपना क्या कहते हैं, उससे बड़ा फायदा मिल जाता है फॉरेन अफेयर्स पढ़ने से। रहेगी आपकी बात, आपने सिर्फ करंट अफेयर्स का एक पेपर देना है, तो उसके लिए फॉरेन अफेयर्स के डेंस आर्टिकल पढ़ने की जरूरत है। उसके लिए इकोनॉमिस्ट का छोटा आर्टिकल, टाइम के जो छोटे आर्टिकल्स होते हैं वो पढ़ लेना काफी होते हैं, ठीक है। और सर आपके इस लोकल टाइम अखबारात में भी अच्छी चीजें आती हैं, इपरी भी ठीक है। इपरी में तो इस रिसर्च पेपर आते हैं उनके, मैगजीन तो नहीं होता वो। सर इस टाइम जो मेरी स्ट्रेटजी है वो डी डॉन है और इसके अलावा वर्ल्ड टाइम्स का मैगजीन है और इकोनॉमिस्ट, यही 3 चीजें बस देख रहा हूँ। बस इतना काफी है बच्चे। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम जी। जी शमशेर वजीर। शमशेर वजीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि 2023 का जो सीएसएस था उसमें ज़्यादातर जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो रिपीट हो रहे थे, खासकर पॉलिटिकल साइंस में। वो पॉलिटिकल साइंस के पेपर में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में दूसरे तरह के क्वेश्चन। तो अगर पॉलिटिकल साइंस में करंट अफेयर की पेपर क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो वहाँ पे हमारा अप्रोच कैसा होगा? सब्जेक्ट्स के रिलेटेड रेफरेंस देना होगा या करंट सिनारियो पे लिखना होगा? माशाल्लाह बच्चे, आपका बहुत जबरदस्त सवाल है। पॉलिटिकल साइंस जैसा कि पेपर का नाम है, तो अगर पॉलिटिकल साइंस में करंट अफेयर वाला या करंट अफेयर टाइप क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको उसको पॉलिटिकल साइंस के असूलों के मुताबिक ही हल करना होगा, उसी के मुताबिक एनालिसिस देना होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर ये सिर्फ करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर तो जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस नहीं भी रखा या नहीं भी रखा वो लोग भी दे रहे हैं, इसलिए वहां पे चीज बात फर्क हो जाएगी। तो आपको पेपर टू पेपर अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा। जी। तो ये सेम क्वेश्चन सर करंट अफेयर के क्वेश्चन पाक अफेयर में भी रिपीट होते हैं और दूसरे में भी रिपीट होते हैं, तो ये जब बंदा करंट अफेयर कंफ्यूज का हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि यार मेरी बात सुन सर। लें आप, जब करंट अफेयर का क्वेश्चन पाक अफेयर्स में आएगा तो पेपर का टाइटल हमें बता रहा है कि हमने इस क्वेश्चन को पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। यानी अगर कोई बैन अवी मसला है तो उसमें पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन क्या है, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, पाकिस्तान के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या है, पॉलिसी ए और पॉलिसी बी का इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या हो सकता है। तो ये है पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर, इसलिए हमने पाकिस्तान का के पर्सपेक्टिव से लिखना है। और दूसरी बात, फिर आप लोग, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल सबकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब सोशल मीडिया है तो हर कोई जो मुंह में आता है उठा के बोल रहा होता है, ठीक है। अब अगर आप कहते हो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, इधर भी वही क्वेश्चन, इधर भी क्वेश्चन, कहने की बात ये है मेरे भाई, आपको कहीं ना कहीं नैरो डाउन होना पड़ेगा। पाक अफेयर, करंट अफेयर, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई एक आप पढ़ लो किसी टीचर से, तो आपकी कंफ्यूजन खुद खत्म हो जाएगी। जब तक आप अपने तौर पे सिर्फ तैयारी करते रहोगे ना, तब तक कंफ्यूजन का एलिमेंट कहीं ना कहीं मौजूद रहेगा।
लेकिन मिसाल के तौर पे एक बच्चे ने मुझसे एक दफा सवाल किया कि सर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के पेपर में भी मौजूद है और आईआर के पेपर में भी मौजूद है, तो फिर हम इनका सवाल सेम अंदाज से सॉल्व करेंगे। तो मैंने उसको यही कहा था कि भाई गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के पेपर में अगर आ जाता है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक या यूएन, तो वहां पर उनकी एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो पॉलिसी मेकिंग मैकेनिज्म है, उसके जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं उसको एनालाइज करना है, उसके प्रोसीजर को एनालाइज करना है। जबकि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इन्हीं यूएनओ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का पॉलिटिकल इम्पैक्ट, पॉलिटिकल यूजेज जो सुपर पावर्स करती हैं वो डिस्कस करना है। अब चीजें सेम ही हैं, लेकिन उनके हल करने का अंदाज मुख्तलिफ है क्योंकि पेपर का टाइटल डिफरेंट है। अब बात समझ आई आपको? बिल्कुल सर, थैंक यू सर। ठीक है। ओके सर। हाँ जी, जुल्करनैन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा फोकस हमने जो कोर्स कंटेंट है उस पर रखना है, या जो ओवरऑल जो वर्ल्ड अफेयर्स हैं पिछले 6 माह के या लेट से साल के, उन पे हमें ज़्यादा फोकस रखना है? बेटा वर्ल्ड अफेयर्स पे तो फोकस जरूर रख रहे हैं, लेकिन पुराने पेपर्स 5 साल के बार बार उनके क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स पढ़नी होती हैं जो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं कर रहे थे। वजह ये है, उनको पढ़ने से पता ये चलता है कि आप जो हो वर्ल्ड अफेयर्स में से, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में से किस टॉपिक्स पे फोकस करना है, किन टॉपिक्स को कंसीडर करना है और किन को कंसीडर नहीं करना। ठीक है जी, तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। जी जुल्करनैन। हाँ जी जुल्करनैन। चलिए, इनका नहीं हो रहा। फैज अहमद। जी फैज अहमद, अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर, काइंडली ये बता दें कि हमारे टोटल कितने लेक्चर्स होंगे और क्या हम एक लेक्चर के अंदर एक टॉपिक कवर करेंगे। सेकेंडली सर, क्या लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी और साथ में मटेरियल भी? मटेरियल तो जरूर दिया जाएगा रीडिंग का, पहली बात। रिकॉर्डिंग की कोई पॉलिसी हमारे पास थी, दूसरी बात। तीसरी बात ये कि समटाइम्स 1.5 घंटे के लेक्चर में 2 टॉपिक्स भी कवर हो जाते हैं, बट यूजुअली एक लेंथी टॉपिक जरूर कवर होता है। और आखिरी बात ये कि करंट अफेयर्स के टॉपिक्स का रन डाउन सिलेबस के मुताबिक नहीं, बल्कि जो वाकयात पूरे साल में बैन अवी सतह पर, इलाकाई सतह पर हो रहे होते हैं, उनको देख के किया जाता है। जबकि जो पाक अफेयर्स है उसके टॉपिक्स उसके सिलेबस के मुताबिक चल रहे होते हैं। जी फैज साहब, समझ आई बात आपको? जी सर, थैंक यू। सॉरी, वो आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो दोबारा रिकॉर्डिंग का बता दें काइंडली बस। रिकॉर्डिंग हम नहीं देते, कोई पॉलिसी नहीं हमारे पास रिकॉर्डिंग। जी ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। सर क्या ये ओके जी। ठीक है सर, थैंक यू। जी जी, बोलें बोलें। सर ये फीस का स्ट्रक्चर ज़रा बता दें काइंडली। फीस का स्ट्रक्चर बहुत सादा सा है। फीस का स्ट्रक्चर, अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो 6,000 फीस है। अगर दोनों सब्जेक्ट लेंगे तो 1,000 का डिस्काउंट है, 11,000 ली जाएगी फीस। दैट्स इट। ओके सर। जनाब सलमान खान टू एवरीवन, सर कोर्स का ड्यूरेशन कितना है हजूर? 1 महीना, 1 महीना, 4 वीक्स, 4 वीक्स, 4 वीक्स। ओहो, ये उल्टी हो गई स्क्रीन, अब मैं से सीधी कैसे करूंगा? ये ले, चैलेंज। अच्छा, मेरा ख्याल से फीमेल साइड से आज कोई क्वेश्चन नहीं है। एक ने ही शुरू में किया था क्वेश्चन, बाकियों ने शायद करंट अफेयर देना नहीं है। 4 वीक्स। देखो बच्चे, चैट में क्यों इतने सवाल कर रहे हो जब मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं? अब ये एक सवाल
सवाल मुझे नजर आ गया 4 के बाद। अगर कुछ पूछना हो तो जरूर पूछें, मेरा नंबर आपके पास होगा, ठीक है, और आप उस पे मैसेज करके वॉइस करके पूछ सकते हैं। अच्छा, अब ये पूछा जा रहा है कोई लेक्चर है। पहली बात तो जनाब मन ये लेक्चर ही चल रहा है और ये चीजें किसी टॉपिक से ज्यादा यूजफुल है जो मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स को आंसर किया है। पता नहीं आप लोग क्यों नाराज हो रहे हैं मुझसे आज इतना ज्यादा। बाकी ये है कि आप लोगों को पता है कि पैलेस्टाइन वाला जो मामला है एक दफा फिर दोबारा हाईलाइट हुआ है। हमास और इसराइल का ये जो 7 अक्टूबर से जंग शुरू हुई 2023 में, उसकी वजह से ये जो मामला है हमास और इसराइल वाला, गजा कॉन्फ्लिक्ट या गजा जो भी इसको कह लें, ये इसका एक लेवल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का है, एक लेवल इंटरनेशनल रिलेशंस का है, एक लेवल इंटरनेशनल लॉ का है, एक लेवल इसका कंटेम्पररी वर्ल्ड अफेयर्स का है, एक लेवल इसका कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस का है। इसके मल्टी लेयर ये इशू है और मल्टीपल इसके लेवल्स हैं। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इवेल्युएशन का क्या बता दूं। रेज योर हैंड वजीहा, देन अपना क्या कहते हैं, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है जी। अदरवाइज चैट वाले अभी मैं किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकूंगा, मेरा फ्लो ऑफ लेक्चर टूट जाता है। अच्छा, तो इसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 7 अक्टूबर की डेट की बड़ी अहमियत है। 2 स्टेट सोल्यूशन और 1 स्टेट सोल्यूशन दो ऐसी टर्म्स हैं जो यूज होती आई हैं पैलेस्टाइन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। 2 स्टेट सोल्यूशन का मतलब ये है, हैंड रेज करें, जो 7 हाथ रेज किया हुआ नजर है, जैसे सलमान खान ने हैंड रेज किया हुआ है, इस तरह जाके आप हैंड रेज करें, ठीक है, यूं हेलो हाय ना कहें मुझे, ठीक है ना। अच्छा, तो 2 स्टेट सोल्यूशन का मतलब 2 स्टेट्स, यानी एक स्टेट फलस्तीन और एक स्टेट इसराइल। और 1 स्टेट का मतलब या सिर्फ इसराइल की स्टेट या सिर्फ पैलेस्टाइन की स्टेट। तो अगर सिर्फ पैलेस्टाइन होगी तो ज्यूज जो होंगे वो उसमें माइनॉरिटी पॉपुलेशन होंगे, और अगर सिर्फ इसराइल होगा तो जो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे माइनॉरिटी पॉपुलेशन, जो कि इस वक्त डिफेक्टो यानी प्रैक्टिकली तो बना दिए गए हैं लेकिन लीगली अभी तक ऐसा नहीं मुमकिन हुआ। तो बताना मैं आपको ये चाहता हूं कि हमास ने जो भी किया 7 अक्टूबर 2023 को, एक तो वो बहुत बड़ा सरप्राइज था ना सिर्फ इसराइल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। साथ ही साथ हमास ने 2 स्टेट सोल्यूशन, जो कि बिल्कुल डाउनवर्ड जाके खत्म हो रहा था ये मामला, ऐसा लगता था कि सारा सारा जो पैलेस्टाइन है उसको इसराइल ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि 1 स्टेट सोल्यूशन की तरफ मामलात बढ़ते चले जा रहे थे। और वो अरब स्टेट्स जिन्होंने अभी तक ये नहीं किया था, लाइक नहीं किया, अपना ये सॉरी रिकग्नाइज नहीं किया था डिप्लोमेटिकली, वो भी जो है करने जा रहे थे। सऊदी अरब का भी एक्सपेक्टेड लग रहा था, चीजें सॉफ्ट हो गई थी, अब्राहम एकॉर्ड हुआ था, उसके जरिए बहरीन, यूएई और मोरक्को ने ना सिर्फ इसराइल को रिकग्नाइज किया बल्कि इसने जो है अपने वो भी किया था, इन्होंने ये भी किया था कि तिजारती ताल्लुकात भी शुरू कर लिए थे। अब थोड़ी देर के लिए आप फर्ज करें कि सऊदी अरब की एक बड़ी न्यूसेंस वैल्यू है हमारे पूरे आलम इस्लाम में। अगर सऊदी अरब भी इसराइल को एक्सेप्ट कर लेता है और अच्छे ताल्लुकात कायम हो जाते हैं और बाकी भी स्टेट्स भी कर लेती हैं उसके पीछे, फिर इन बेचारे पैलेस्टीनियंस का क्या रह जाएगा। ये तो फिर 1 स्टेट सोल्यूशन ही हो गया और ये 1 स्टेट के अंदर, इसराइल स्टेट के अंदर ये अक़लियत बन जाएंगे और इसराइल जो मर्जी इनके साथ करे। तो कुर्बानियां तो बहुत दी, और आप इस जंग में ही देख लें कि डेथ टोल जो है गजा के अंदर वो 13,000 से क्रॉस कर चुका हुआ है, ठीक है। तो डेथ टोल क्रॉस कर चुका हुआ है। जब डेथ टोल क्रॉस कर चुका हुआ है तो व्हाट इट शोज, ये शोज की कुर्बानी बहुत ज्यादा दी, लेकिन इस कुर्बानी को देख के दोबारा 2 स्टेट सोल्यूशन वाला और पैलेस्टाइन के काज को कम से कम अगले 4-5 साल के लिए तो जिंदा कर दिया है हमास ने। और अगर हम आलमी सियासत को देखें, जहां पर
ईस्ट और वेस्ट अब अलग अलग सियासी धड़ों में हमें नजर आ रहे हैं। तो अभी 3 दिन पुरानी बात है कि ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये जो इकोनॉमिक अलायंस है, इस इकोनॉमिक अलायंस ने अपना स्टेटमेंट दी है किसके हक में, पैलेस्टीन के हक में। और चाइना भी पैलेस्टीनियंस के ही हक में उसने बोला है कि सीज फायर होना चाहिए, फायरिंग नहीं होनी चाहिए निहत्थे लोगों पे वगैरह वगैरह, इजरायली फोर्सेस बैकआउट करें। जबकि यूएस हमेशा की तरह एक दूसरी साइड ली, इसराइल की फेवर की, और इस दफा को बहुत ही ज्यादा कर दी। हालांकि उन्हें अपने अरब एलाइज से बड़ा सेटबैक भी मिला। बट अब आने वाले दिनों में मिडल ईस्ट ओवरऑल और इसराइल पैलेस्टाइन इशू, ये भी ईस्ट वेस्ट टेंशन का हिस्सा बनता हुआ नजर आ रहा है। और साल 2024 में जो सीएसएस का एग्जाम होना है, पैलेस्टाइन वाले इस इशू पे क्वेश्चन जरूर आना है। 7 अक्टूबर की तारीख की अहमियत यह है कि काफी साल पहले 7 अक्टूबर 1973 को भी इसी तरह सीरिया और इजिप्ट ने मिल के हमला किया था इसराइल पे, सरप्राइज दिया था यौम किप्पुर वार उसे। और अब फिर उसी डेट को ऐसा हुआ, तकरीबन को 51 साल बाद ऐसा हुआ है। तो जनाब अब आप लोग अपने क्वेश्चंस बता दें क्या हैं। जो लोग हैंड रेज करेंगे मैं उनका क्वेश्चन एड्रेस करूंगा, बाकियों का नहीं कर सकूंगा। तो जी, रेज योर हैंड व्हाटएवर योर क्वेश्चन इज। थैंक यू। हाँ जी, सलमान खान साहब आप बोल लें। जी सर, मेरा क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन मैंने किए थे उससे रिलेटेड थे है सर। जो इवैल्यूएशन है, मतलब जो हम टॉपिक वगैरह कर लेते हैं तो उसकी इवैल्यूएशन होगी सारा साल जो बेटा सीसीएस 25 वीकली दे रहे टेस्ट हैं। में वीकली टेस्ट में लेता हूँ, और उसमें ड्यूरिंग द सेशन आपने जितनी मर्जी इवेल्युएशन करवानी है आप करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन जब सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद इवेल्युएशन का चार्ज किया जाएगा। ठीक है जी। सही है सर, थैंक यू सर। हाँ जी, फैज अहमद। फैज अहमद कहाँ चला गया जी? एनीवन एल्स? प्लीज रेज योर हैंड सो आई कैन आंसर। नीली, अच्छा जी, नीली जी, नीली। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले आपका नाम क्या है, पूरा नाम बताएं। नीलम। नीलम, ठीक है, दैट्स गुड। जी ठीक सर। है जी नीलम। सर क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आज आपने लेक्चर दिया है ब्रीफ सा, जी, इसी तरह लेक्चर होगा डेली बेस पे? लेक्चर बच्चे इससे ज्यादा डिटेल्ड होगा। और दूसरा ये कि उसमें हम व्हाइट बोर्ड भी डिजिटल यूज करते हैं। आज इत्तेफाक से मेरा लैपटॉप खराब है, वैसे तो मैं ये जो फ्री क्लासेस होती हैं इनमें भी मैं यूज करता हूँ व्हाइट बोर्ड। मेरे पुराने लेक्चर्स आप यूट्यूब से जाके देख सकती हैं। लेकिन आज थोड़ा सी सूरत हाल जरा मुख्तलिफ जी। है जी। जी सर, ठीक है, थैंक। वेलकम जी। किसी और का कोई सवाल? मेरा ख्याल किसी का कोई सवाल नहीं है। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखें। कल मेरा लेक्चर आप लोगों के शाम 5 बजे। फैज अहमद, फैज साहब, आप प्लीज ये जो नंबर चल रहे हैं और स्टडी रिवर जरा बार बार शेयर किया करें नंबर वाला मैसेज। आप भी हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं। ठीक है, हमारा ये लेक्चर जो है वो अवेलेबल है इसके ऊपर हमारी फेसबुक पे स्टडी रिवर की जो है, और बाद में यूट्यूब पे भी हम डाल देते हैं। कल ठीक इसी तरह 9:15 बजे मैं पाकिस्तान अफेयर के लेक्चर के हवाले से आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। और मैंने पहले शुरू में मेंशन कर दिया है कि जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ाता हूँ अपने कोर्स में उनका मैं मटेरियल भी रीडिंग का प्रोवाइड करता हूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल 9:15 सेम टाइम, सेम चैनल, सेम होस्ट। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।